नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 मार्च सन 2026। द्वितीय तिथि आज शाम 5 बजे तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका का हमला, श्रीलंका के पास डूबा, 85 सैनिकों की मौत, 32 का रेस्क्यू किया। हरियाणा में रबी फसलों की खरीद प्रक्रिया घोषित, जानिए तारीख और MSP। हरियाणा में कोडामार होली की धूम, युवाओं बुजुर्गों ने निभाई परंपरा, बच्चों की पिचकारियों के रंग से गुलजार हुई गलियां। हरियाणा में मार्च माह की शुरुआत में पारा 33 डिग्री के पार पहुंचा। अगले 5 दिन मौसम रहेगा शुष्क, रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को झटका, बीजेपी ने संजय भाटिया को राज्यसभा भेजा। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आया। ईरान इजराइल युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का असर, विदेशी सामान होंगे महंगे। हरियाणा के HCS अधिकारियों को देनी होगी प्रॉपर्टी डिटेल, 30 अप्रैल लास्ट डेट, इसके बाद जमा नहीं होगी रिटर्न। हरियाणा बीजेपी को दूसरी सीट के लिए 9 वोट चाहिए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटके की तैयारी। PF पर मिलता रहेगा 8.25% ब्याज। 2025-26 के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, उम्मीदवारों को मिलेगी फ्री ट्रैवल की सुविधा। मिडिल ईस्ट में तनाव से ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल, एयर इंडिया, इंडिगो और एमिरेट्स जैसी एयरलाइन फुल रिफंड दे रही। सेंसेक्स 1123 अंक गिरकर 79,116 पर बंद। निफ्टी 385 अंक नीचे। दक्षिण कोरिया का बाजार 12% तो जापानी बाजार 4% टूटा। 31 मार्च तक PPF व सुकन्या में मिनिमम अमाउंट जमा करें, वरना ऐसा न करने पर बंद हो सकता है आपका अकाउंट। और न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। फिन एलन ने सबसे तेज शतक लगाया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम विभाग के अनुसार नारनौल में 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। प्रदेश में 4 जिलों में पारा 32 डिग्री या फिर उससे ऊपर पहुंच गया है। नारनौल में पारा 33.2 डिग्री, नूंह में 32.6 डिग्री, भिवानी में 32.5 डिग्री और महेंद्रगढ़ में 32.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। तेज सतही हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। अगले 5 दिनों में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे दोपहर में गर्मी और अधिक महसूस होगी। हरियाणा के झज्जर शहर में होली का त्योहार परंपरा और आधुनिकता के संगम के साथ मनाया गया। बुजुर्गों ने कोडामार होली की अनूठी परंपरा निभाई, वहीं बच्चों ने रंगों और पिचकारियों से खूब मस्ती की। बुधवार को पूरा जिला होली की मस्ती में सरोवर रहा। गांव से लेकर शहर की गलियों तक में होली का रंग सिर चढ़कर बोला। त्योहार पर हुड़दंगबाजी को रोकने के लिए पुलिस भी अलर्ट मोड में रही। वहीं शहर में होली धूमधाम से मनाई गई। जहाँ युवाओं और बच्चों ने रंग गुलाल उड़ाए, तो वहीं बुजुर्गों ने पारंपरिक कोडामार होली खेलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ढोल की थाप और फाग गीतों के बीच बुजुर्गों का उत्साह देखने को मिला। वे हाथों में कोड़ा लिए एक दूसरे पर प्रतीकात्मक प्रहार कर रहे थे। इस दौरान हंसी ठिठोली और आपसी भाईचारे का माहौल भी बना रहा। स्थानीय निवासियों के अनुसार ये परंपरा वर्षों पुरानी है और हर साल होली पर बुजुर्ग इसे उत्साह पूर्वक निभाते हैं। उनका कहना है कि ऐसी परंपराएं नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने में सहायक होती है। तो वहीं दूसरी ओर बच्चों ने भी होली के त्योहार पर खूब मस्ती की। सुबह से ही मोहल्लों में बच्चों की टोलियां हाथों में पिचकारी और रंग लेकर निकल पड़ी। वे एक दूसरे पर रंगीन पानी की बौछार करते रहे और होली है कि जयघोष लगाते हुए पूरे उत्साह में नजर आए। साथ ही पानी की बर्बादी न करने और आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का संदेश भी दिया गया। बच्चों की हंसी और रंगों की फुहार से गांव से लेकर शहर की गलियां दिन भर गुलजार रही। हरियाणा सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 की फसलों की खरीद प्रक्रिया घोषित कर दी है। राज्य में मसूर की खरीद 20 मार्च से प्रारंभ होगी, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगी, जबकि सरसों की खरीद 28 मार्च से आरंभ होकर 1 मई तक संचालित होगी। चने की खरीद 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी, जो कि 10 मई तक चलेगी। तो वहीं ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद 15 मई से शुरू होकर 20 जून तक और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी। सरसों का उत्पादन लगभग 13.17 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं
सूरजमुखी का उत्पादन 0.70 लाख टन रहने की संभावना है। वहीं ग्रीष्मकालीन मूंग के उत्पादन की बात करें तो 98 टन तक बढ़ने का अनुमान है। चालू सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की भी समीक्षा की गई। सरसों के लिए एमएसपी अब की बार 6,200 रुपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 5,875 रुपए, मसूर के लिए 7,000 रुपए, सूरजमुखी के लिए 7,721 रुपए तथा ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए 8,768 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC अब भर्ती परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करेगा। इसके तहत सभी 23 जिलों और 90 विधानसभा हलकों में आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए दूर दराज के शहरों या सेक्टरों में यात्रा करने की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। हरियाणा SSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी यात्रा के लिए पंजीकरण कर पाएंगे और उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए फ्री बस सुविधा दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थियों की यह सुविधा उनके एडमिट कार्ड पर भी उपलब्ध हो। यह मुफ्त सफर सुविधा न केवल हरियाणा SSC की परीक्षाओं के लिए बल्कि अन्य माध्यमों से आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए भी लागू होगी। हरियाणा सरकार ने HCS यानी कार्यकारी शाखा अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी चल एवं अचल संपत्तियों की वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन जमा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक पत्र के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 31 मार्च तक अपनी मौजूदा संपत्तियों का विवरण तैयार कर लें और इसे indraharyana.gov.in पोर्टल पर 30 अप्रैल तक भरें। प्रॉपर्टी रिटर्न पोर्टल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खुला रहेगा। 30 अप्रैल के बाद पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा और इसके बाद रिटर्न जमा नहीं की जा सकेगी। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में बीमा पॉलिसियों का विवरण शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पहले ही छूट प्रदान की जा चुकी है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी के टिकट पर संजय भाटिया का राज्यसभा में पहुंचना लगभग तय है। वहीं 5 मार्च यानी आज नामांकन का आखिरी दिन है। यदि तीसरा कोई प्रत्याशी नहीं आता है तो उसी दिन यानी आज ही दोनों दलों के खाते में एक सीट चली जाएगी। यदि तीसरा प्रत्याशी चुनाव मैदान में आता है तो फिर 16 मार्च को वोटिंग होगी। भाजपा इतनी आसानी से अपनी एक सीट घटाना नहीं चाहेगी, इसलिए दूसरी सीट के लिए गैर कांग्रेसी या फिर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार कर रही है। कांग्रेस को झटका देने के लिए उसे 9 क्रॉस वोट की आवश्यकता होगी। भाजपा के पास 48 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। पहली सीट के लिए 31 वोट डालने के बाद भाजपा के पास 17 वोट बचेंगे। यदि भाजपा 3 निर्दलीय और 2 इनेलो विधायकों को अपने साथ ले आए तो उसके पास 22 वोट हो जाएंगे। फिर भी भाजपा को दूसरी सीट के लिए 31 वोट पूरे करने के लिए 9 वोट चाहिए। अगर कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें तो भाजपा का दूसरा उम्मीदवार जीत सकेगा। चूंकि क्रॉस वोटिंग के लिए 9 विधायकों का साथ चाहिए, इसलिए भाजपा एक सीट पर भी संतोष कर सकती है। इस स्थिति में संजय भाटिया भाजपा से राज्यसभा सांसद बन जाएंगे और दूसरी सीट कांग्रेस के पास चली जाएगी। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, ऐसे में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दूसरी संभावना ये भी है कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा के बाद इनके विधायकों में गुटबाजी या नाराजगी दिखाई देती है तो भाजपा किसी ऐसे उम्मीदवार की घोषणा कर दे जो गैर राजनीतिक हो और जिसकी छवि भी अच्छी हो, या किसी निर्दलीय को समर्थन दे। इससे वह कांग्रेस के 9 विधायकों के वोट अपने पक्ष में कराकर दूसरी सीट जीत सकें। बीजेपी में पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को कांग्रेस का एजेंट बताने के बाद घमासान मच गया है। सुभाष बराला के समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर देवेंद्र बबली के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। जिला मीडिया प्रभारी कमल चौधरी ने तो बबली को सोन पापड़ी और रायता फैलाने वाला तक बता दिया। वहीं किसान मोर्चा के जिला सचिव लायक राम गढ़वाल ने बबली को तेल चोरी करने वाला कह डाला है। वहीं जिला उपाध्यक्ष ने बबली की टिप्पणी के दौरान मौन साधे रखने वालों पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। वहीं बराला खेमे की बड़ी सक्रियता के बाद देवेंद्र बबली समर्थकों ने भी फेसबुक पर मोर्चा खोल दिया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने प्रदेश सरकार के बजट पर रखी गई प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को कांग्रेस का एजेंट कह दिया था। साथ ही उन्हें ऑफिस बेचकर खाने वाला और गद्दारी करने वाला करार दिया था। बबली ने कहा था कि अगर घर की सारी वोट कांग्रेस को न दे रखी हो तो कहीं भी मंदिर में आ जाए।
हरियाणा के पानीपत में 909वीं ऐतिहासिक डाट होली मनाई गई। नौलथा की होली साल 1288 से चली आ रही है। इसके लिए कई दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। बड़े बड़े कड़ाहों में रंग पका लिया गया था। बुधवार को फाग के दिन युवाओं की टोली जैसे ही गलियों से निकली, उन पर महिलाओं ने छतों से रंग फेंका। पूरा दिन इसी तरह मस्ती चली। इस दौरान गांव में झांकी भी निकाली गई। बता दें कि युवकों की टोलियां हाथ ऊपर कर अपने सीने से एक दूसरे को पीछे धकेलती हैं। इस जोर आजमाइश में जो गिर जाता है या पीछे हट जाता है, उसे हार माननी पड़ती है। 15 दिन पहले ही 6 मोहल्लों के युवक इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। नौलथा फाग कमेटी के मेंबर कैलाश चंद ने बताया कि नौलथा की होली पूरे देश में मशहूर है। 3 मार्च को गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया था ताकि भाईचारा बना रहे। ग्रामीणों को कहा गया है कि वे सुबह 11 बजे से पहले अपने काम निपटा लें। इसके बाद गांव की गलियों में डाट होली खेली जाएगी। तय समय पर होली शुरू हुई। ग्रामीणों के अनुसार बाबा लाठे वाले 909 साल पहले फाग के दौरान मथुरा के दाऊजी गांव गए थे। वहां फाग यानी धुलंडी उत्सव में लोगों का आपसी प्रेम और भाईचारा देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने गांव आकर उत्सव को मनाने का फैसला लिया और तभी से नौलथा में हर साल डाट होली उत्सव मनाया जा रहा है। नौलथा गांव की आबादी तकरीबन 15,000 है और पूरा गांव जहां रंगों में सरोवर होकर होली खेलता है। यहाँ की ऐतिहासिक होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसमें भाग लेते हैं। गांव की सभी 6 चौपालों में बड़े बड़े कड़ाहों में बाजारों से लाया गया रंग पकाया जाता है। रंगों को पकाने के लिए गर्म किया जाता है। कुछ ही देर बाद रंग पक जाते हैं और फिर गांव में डाट होली का उत्सव प्रारंभ होता है। 2 टोलियां एक दूसरे के सामने होती हैं। महिलाएं छतों से गर्म रंग डालती हैं। जो टोली दूसरी टोली को पीछे धकेल देती है, वो जीत जाती है। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को झटका लगा है। भाजपा ने इस बार भी राज्यसभा के लिए उनके स्थान पर पूर्व सांसद संजय भाटिया को राज्यसभा भेजने के लिए चयन कर लिया है। कुलदीप ने अगस्त 2022 को भाजपा का दामन थामा था। पार्टी में 3.5 साल गुजारने के बाद भी वह पद से दूर हैं। भाजपा के पैनल में कुलदीप बिश्नोई और संजय भाटिया दोनों के नाम थे, मगर पार्टी ने ऐसे नेता का चयन किया जो पार्टी के लिए समर्पित रहा है, जबकि कुलदीप बिश्नोई को भाजपा से नाराजगी महंगी पड़ी। लोकसभा चुनाव में करनाल सीट से संजय भाटिया का टिकट काटकर मनोहर लाल खट्टर को दे दिया था। संजय भाटिया रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे, मगर पार्टी के लिए उन्होंने अपनी राजनीति को दांव पर रखा। टिकट कटने के बाद भी वह पार्टी के लिए काम करते रहे। उधर कुलदीप बिश्नोई टिकट कटने के बाद नाराज हो गए और चुनाव के बीच नाराज हो गए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा आदमपुर से हार गई। ऐसे में पार्टी ने दोनों में से किसी का एक चयन करते समय इन सब बातों का भी ख्याल रखा और समर्पित नेता का चयन किया। हरियाणा में बिश्नोई परिवार 17 साल से सरकार में पद से बाहर है। साल 2005 से लेकर 2008 तक भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा के डिप्टी सीएम पद पर रहे। इसके बाद निजी कारणों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद से आज तक बिश्नोई परिवार को सरकार में कोई पद नहीं मिला है। साल 2005 में भजनलाल की अगुवाई में कांग्रेस हरियाणा में पूर्ण बहुमत से आई, मगर भजनलाल को मुख्यमंत्री ने बनाकर कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे दी। डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस ने चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम का पद दे दिया था। इसके बाद से ही सरकार में बिश्नोई परिवार की कोई भागीदारी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुलाना के नेता करमवीर सिंह बौद्ध रेस में सबसे आगे हैं। दलित समुदाय से आने वाले करमवीर सिंह बौद्ध अंबाला के रहने वाले हैं। वे हरियाणा विधानसभा के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। अब राजनीतिक हलकों में चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस आलाकमान ने उनके नाम पर सहमति जता दी है। हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। इसके अलावा अशोक तंवर और उदयभान का नाम भी चर्चा में रहा। पार्टी आज किसी भी वक्त अपने उम्मीदवार की आधिकारिक लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह नामांकन पत्र दाखिल करने से संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करवा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान की ओर से अभी तक करमवीर बौद्ध के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। न्यूजीलैंड ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने बुधवार को पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। कीवी टीम पहली बार साल 2021 के फाइनल में पहुंची थी। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में कीवियों के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 170 रन का टारगेट 12.5 ओवर में 1 विकेट पर चेज कर लिया। फिन एलन ने 33 बॉल पर 100 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। एलन ने वेस्टइंडीज के दिग्गज बैटर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। क्रिस गेल ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 47 बॉल पर शतक लगाया था। वहीं न्यूजीलैंड के ओपनर टिम साइफर्ट ने इस टूर्नामेंट में तीसरी 50 लगाई है। उन्होंने 33 गेंद पर 58 रन की पारी खेली। इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के भी शामिल रहे। 170 रन का टारगेट चेज करने उतरे न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने शतकीय साझेदारी की। अब न्यूजीलैंड का भारत से सामना होगा या नहीं, यह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज यानी 5 मार्च को होने जा रहे दूसरे सेमीफाइनल में तय होगा।
अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाले हैं, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च 2026 तक कुछ रुपए अवश्य डाल दें। पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव यानी बंद हो सकते हैं। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली है तो इन्हें दोबारा से एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होगा ताकि ये पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। हम आपको बता रहे हैं कि अकाउंट में आपको कितना मिनिमम अकाउंट जमा करना होगा। पीपीएफ अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो 500 रुपए है, यानी आपको इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश अवश्य करना होता है। ऐसा न करने पर आपका खाता बंद हो सकता है। इसमें पैसे डालने की आखिरी तारीख की बात करें तो 31 मार्च है। उससे पहले यानी 31 मार्च से पहले ये मिनिमम बैलेंस अवश्य डाल दें। अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं पीपीएफ अकाउंट पर अभी 7.1% ब्याज मिल रहा है। वहीं अगर आपका अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना में है तो आपको हर वर्ष में मिनिमम 250 रुपए जमा करने होते हैं। अगर आप यह पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपको 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर अभी 8.2% ब्याज मिल रहा है। इन दोनों स्कीम्स में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी लिया जा सकता है। इसके तहत 1.5 लाख रुपए तक के सालाना निवेश पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं। आसान भाषा में इसे समझें तो आप धारा 80C के माध्यम से अपनी कुल कर योग्य आय से 1.5 लाख रुपए कम कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ पर 8.25% की दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी या फिर कोई कटौती नहीं की है। आमतौर पर सीबीटी की घोषणा के कुछ महीनों बाद ब्याज की रकम खातों में जमा की जाती है। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो यह पैसा हर साल जून से सितंबर के बीच क्रेडिट होता है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का ब्याज जुलाई 2025 में खातों में डाला गया था। हालांकि इसकी कोई तय तारीख नहीं है, इसलिए समय समय पर अपना बैलेंस चेक करते रहें। अक्सर सब्सक्राइबर्स को चिंता रहती है कि अगर ब्याज क्रेडिट होने में देरी होती है तो क्या उन्हें नुकसान होगा। तो बता दें कि ईपीएफओ ने साफ किया है कि ब्याज क्रेडिट होने में देरी से मेंबर्स को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होता है। नवंबर 2024 में बदले गए नियमों के मुताबिक अब सेटलमेंट तक की तारीख तक का पूरा ब्याज दिया जाता है, जबकि पहले केवल पिछले कुछ महीने तक का ही ब्याज मिलता था। 1952 में पीएफ पर ब्याज दर केवल 3% थी। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी होती रही। पीएफ धारकों को 1989 से 1999 के दौरान सबसे अधिक यानी 12% ब्याज मिलता था, तो वहीं 1999 के बाद ब्याज दर कभी भी 10% के करीब नहीं पहुंची। पिछले 7 सालों से यह 8.5% या फिर उससे कम रही है। अवैध रास्तों से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा सरकार तीसरी बार कानून में संशोधन करने जा रही है। सरकार अब ऐसा प्रावधान जोड़ने की तैयारी में है जिससे कि ट्रैवल एजेंट न केवल राज्य में बल्कि विदेशों में भी अपनी अनौपचारिक नेटवर्क खड़ा न कर सकें। बिना पंजीकरण काम करने वाले एजेंटों के लिए सख्त दंड और जेल का प्रावधान प्रस्तावित है। हरियाणा विधानसभा पहले ही 2024 और 2025 में हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन कानून को संशोधनों सहित पारित कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार के सुझावों के चलते दोनों बार मसौदा वापस लौट आया। अब साल 2026 में इसे और मजबूत तथा केंद्रीय कानूनों के अनुरूप बनाकर फिर से सदन में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं यह संशोधन विधेयक सदन में पेश करेंगे ताकि सरकार का सख्त संदेश साफ तौर पर सामने आए। नए संशोधन में प्रस्ताव है कि किसी भी एजेंट को विदेश में संपर्क सूत्र, सब एजेंट या फिर सहयोगी नेटवर्क स्थापित करने से पहले विस्तृत घोषणा और अनुमति लेनी होगी। हरियाणा सरकार का दावा है कि तीसरे संशोधन के बाद कानून इतना स्पष्ट और कठोर होगा कि अवैध नेटवर्क चलाने वालों के लिए राज्य में जगह नहीं बचेगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1123 अंक गिरकर 79,116 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी भी 385 अंक टूट गया और ये 24,480 के स्तर पर आ गया। मेटल और बैंक शेयर सबसे अधिक गिरे हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव और जंग जैसी स्थिति में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और इसे सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगहों में निवेश करते हैं। इससे बाजार में गिरावट आती है। ब्रेंट क्रूड में करीब 0.5% की तेजी है। ये $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। बीते 3 दिन में इसके दाम 13% से अधिक चढ़ चुके हैं। जानकारों का मानना है कि अगर यह तनाव और बढ़ा तो इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल पर दिख सकता है। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 700 अंक या 12% गिरकर 5,093 पर बंद हुआ। जापान का निक्केई 2033 अंक यानी 3.61% गिरकर 54,275 पर बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 40 अंक या 0.98% गिरकर 4,082 के स्तर पर बंद हुआ। सोने और चांदी के दाम
दामों में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,923 रुपए घटकर 1,62,000 रुपए पर आ गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी 18,501 रुपए गिरकर 2,71,000 पर आ गई है। ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,47,771 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 66 पैसे गिरकर 92 रुपए 15 पैसे के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।